ओके, a stretched string fixed at both ends has n nodes, then the length of the string. इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? जी ठीक है। अच्छा, अब अगर जल्दी से रिव्यू कर लें तो देखिए, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि वेवलेंथ इज गिवन बाय 2l/n। मुझे उम्मीद है कि फॉर्मूला जो है वो आपके जहन में मौजूद है कि वेवलेंथ जो है वो 2l/n के बराबर होती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर n नोड्स हैं तो जो नंबर ऑफ लूप्स हैं वो नंबर ऑफ लूप्स आपके पास कितने होने चाहिए? n-1। बिकॉज जो नंबर ऑफ लूप्स होते हैं वो नंबर ऑफ नोड्स से कम होते हैं या नंबर ऑफ नोड्स नंबर ऑफ लूप्स से एक ज्यादा होती है। क्या ये पॉइंट आपके जहन में है? जी तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के लिए फॉर्मूला बनाऊं तो वो क्या बनना चाहिए? n-1 टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। इज इट अच्छा। क्लियर? और जी, और 48 बता दें। और 48, हाँ, जो 48 क्वेश्चन था वो आपके पास द स्पीड ऑफ साउंड एयर एट एनटीपी वाला था। जी अच्छा देखिए, मैंने पढ़ाते हुए एक बात कही थी कि जो स्पीड ऑफ साउंड है ना वो प्रेशर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करती। तो किसी भी टेम्परेचर पे अगर आपके पास स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड है प्रेशर पे, तो आप प्रेशर चेंज भी करेंगे तो वो स्पीड अपनी जगह पर सेम ही रहेगी। और उसका रीजन क्या है? जो फॉर्मूला था ना P/ρ, जब आप प्रेशर चेंज करते हैं तो डेंसिटी भी उसी प्रोपोर्शन से चेंज हो जाती है। ठीक। ओके सर। सर जी महाराज। क्वेश्चन नंबर 50 और 48 को एक बार वापस एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा देखिए, 48 के लिए मैंने ये कहा कि जो स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर है ना, मैंने पढ़ाते हुए भी ये फैक्ट बताया था कि वो प्रेशर डिपेंडेंट नहीं होती। अगर आप गैस का प्रेशर चेंज करते हैं तो डेंसिटी उसके प्रोपोर्शन से चेंज होती है, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो जो स्पीड ऑफ साउंड वेव है वो प्रेशर डिपेंडेंट नहीं है, नंबर वन। जो एमसीक्यू नंबर 50 आपने पूछा वो डेफिनेटली ये वाला होगा, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट सर्टेन टेम्परेचर, यही वाला है। अब अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो स्पीड ऑफ साउंड वेव बराबर होती थी गामा आर टी ओवर एम, वे एम इज द मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, गामा क्योंकि हाइड्रोजन भी डायटोमिक गैस है और ऑक्सीजन भी डायटोमिक गैस है। शायद आपको हीट वाले कॉन्टेक्स्ट में याद हो कि गामा जो है वो सीपी ओवर सीवी होता था, और तमाम डायटोमिक गैसेस के लिए आपको सीपी और सीवी अगर वैल्यू जहन में भी नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो कांस्टेंट है 1.414। जितनी भी डायटोमिक गैसेस है उनके लिए गामा की वैल्यू सेम है, तो गामा सेम है, आर सेम है, टी सेम है। सिर्फ जो चीज वेरी करेगी दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की तो ये फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए, गामा आर टी ओवर 2, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 2 हुआ करता है। और अगर यही फॉर्मूला मैं ऑक्सीजन के लिए लिखूंगा तो ये बनना चाहिए गामा आर टी ओवर 32, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो दैट इज 32। हमें चाहिए रेशो। रेशो का मतलब है कि आप इन दोनों को जो है वो डिवाइड करेंगे। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो फाइनल फॉर्म बनेगी ना वी एच ओवर वी ओ की, वो कुछ ऐसी बननी चाहिए, √16/1। क्यों? गामा आर टी से गामा आर टी कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में मेरे पास बचेगा 1/2, डिनोमिनेटर में बचेगा 1/32। एक जुमला जो मैं बार बार इस्तेमाल करता रहता हूँ कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हुआ करता है, तो ये 32 न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये उसूली तौर पे बनेगा 32/2, यानी 16/1, जिसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो वो बन जाएगा 4/1, जिसका मतलब है 4:1। बात वाज़ेह हो रही है? जी सोनिया। सर 46। क्वेश्चन नंबर 46, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा शुरू का पढ़ देंगे आप? The echo sounder of a ship transmits a Okay, pulse got of it. sound which is I got it. देखिए, अब क्वेश्चन ये कह रहा था इको साउंडर ऑफ अ शिप ट्रांसमिट्स अ पल्स ऑफ साउंड व्हिच इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द शिप बाय शॉल ऑफ फिश डायरेक्टली। अच्छा, ये तो ऐसा क्वेश्चन था कि अगर आप इसके लिए कोई वर्किंग भी नहीं करते ना, आप वर्बली आंसर निकाल लेते हैं। एको के लिए हमने क्या कहा था कि डिस्टेंस बराबर होता है v इंटू
ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 1200। टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.1, तो जो मेरे पास डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 120 मीटर। अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें 0.1 सेकंड जो टाइम है वो टाइम बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन है। इसका मतलब है साउंड वेव के जाने और वापस आने का टाइम है। तो जो डिस्टेंस है ना मुझे हाफ करना पड़ेगा, तो 120/2 will give me 60 मीटर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर डूइंग व्हाइल डिस्कसिंग एको, कि जब भी क्वेश्चन एको का आएगा आप जो भी डिस्टेंस निकालेंगे आपको उसे हाफ करना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है? Assalamualaikum, sir. One, sir. Sir, question number 39, please. क्वेश्चन नंबर 39। 39. अच्छा, हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ देंगे। क्वेश्चन 39 है क्या? हाँ जी सर, एक Sir, the energy in monochromatic X-rays of wavelength 1 अच्छा, Armstrong is हाँ roughly नहीं, उमर थोड़ा सा मसला ये कि मेरे ख्याल से शायद आप जो है वो उस पोर्शन से पूछे हैं जो सर उवैस ने आपको पढ़ाया है। हेलो उमर, आवाज आ रही है आपको मेरी? Thank जी जी सर। ठीक, हाँ, तो आप वेव से मुतालिक जो भी पूछना चाहें बिल्कुल पूछ लें, मैं उसको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सोनिया का हैंड अभी तक रेज हुआ हुआ है। अगर सोनिया कोई और क्वेश्चन भी है तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। अगर ये पहले से ही रेज हुआ हुआ है तो इसे आप डाउन कर सकती हैं। जी, आप में से कोई भी बच्चा जिसके जहन में कोई कंफ्यूजन हो। जी साइमन सर, क्वेश्चन नंबर 45 करवा दें, ड्रमर। क्वेश्चन ड्रमर वाला। यस सर। देखिए क्वेश्चन क्या था, व्हाट वुड अ ड्रमर डू टू मेक द साउंड ऑफ ड्रम गिव अ नोट ऑफ लोअर पिच। सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लें कि पिच चेंज किस चीज से होती है। पिच चेंज होती है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। अब जो Yes. 4 ऑप्शन आपको गिवन थे, हिट द ड्रम स्किन विद लार्जर फोर्स। देखिए लार्जर फोर्स और स्मॉलर फोर्स से तो आप एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं और एम्पलीट्यूड से लाउडनेस चेंज होती है, ठीक है। जो ऑप्शन सी था लूजिंग द ड्रम स्किन वो सही था, क्योंकि लूज करने का मतलब आपने टेंशन कम कर दी। अगर आप स्ट्रेस सरफेस की टेंशन कम कर देंगे तो इसका मतलब आपने उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी, और लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आपके पास पिच कम हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। सर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पिच फ्रीक्वेंसी के? नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोर द पिच द मोर विल बी द फ्रीक्वेंसी। अगर आप नोट्स देखेंगे तो मैंने उसमें रिलेशन लिखा हुआ भी है कि आप पिच बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जी जैनब। सर मुझे क्वेश्चन नंबर 44 पूछना था। 44 ये वाला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग स्टेशनरी वेव। यस। अच्छा देखिए, स्टेशनरी वेव के लिए एक बात ध्यान में रखिएगा, स्टेशनरी वेव में डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट नोड जो है वो क्वार्टर वेव लेंथ होता था। ये बिल्कुल सही है। देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी, ये जुमला गलत है, क्योंकि स्टैंडिंग वेव में एनर्जी ट्रेवल करती है लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी, क्योंकि वेव इज अ मैकेनिज्म बाय व्हिच एनर्जी ट्रेवल्स। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नेट फ्लो ऑफ एनर्जी तो वो जीरो होता है। तो अगर मैं ये कहता हूं देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी तो ये जुमला गलत है। आप ऑप्शन 3 देखेंगे तो वो क्या था, स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव इज द सेम एज दैट ऑफ टू वेव फॉर्मिंग द स्टैंडिंग वेव। ये जुमला बिल्कुल सही है। देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ एनर्जी, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 करेक्ट है, 2 रॉन्ग है। तभी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। थैंक यू। और 49 भी पूछना था। 49 जो है वो व्हेन अ सोर्स इज गोइंग अवे वाला है। यस। When a source is going away from a stationary object with a velocity equal to that of sound in air, then the frequency heard by observer will be। अच्छा देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपने किसी भी तरीके से सॉल्व करके सही आंसर निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। मैं पहले से सॉल्व करके दिखा देता हूँ, वरना मैंने क्वेश्चन बनाया ऐसा था कि वो बच्चे जिनका एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा है उन्हें तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड भी नहीं थी। When a source is going away, तो अवे के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता था, हम ये कहते थे f डैश इज f ओवर 1 प्लस vs ओवर v। अब जरा वैल्यूज पुट करें। क्वेश्चन में वो क्लियरली कह रहे हैं कि सोर्स इज गोइंग
away with a velocity equal to that of sound in air, यानी vs और v जो है वो इक्वल है, यानी v over v। मेरे पास आंसर आ जाएगा f over 2 यानी हाफ f। तो इस वजह से ऑप्शन बी हाफ इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड क्यों नहीं थी? देखिए, सोर्स इज गोइंग अवे, फ्रीक्वेंसी शुड डिक्रीज। अब अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, सेम, हाफ, डबल, क्वाड्रपल, सेम भी नहीं हो सकती, डबल भी नहीं हो सकती, क्वाड्रपल भी नहीं हो सकती, क्योंकि व्हेन सोर्स इज गोइंग अवे फ्रीक्वेंसी शुड डिक्रीज। हाफ इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। तो आपको सॉल्व करने की नीड भी नहीं थी। सर जी क्वेश्चन नंबर 43 समझा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा सा पढ़ देंगे आप, क्योंकि मेरे पास असल में सीक्वेंस वैसी नहीं होती। सर a tuning fork of 300 hertz is said to vibrate with ठीक, energy. गॉट इट। देखिए, अब क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज इज सेट टू वाइब्रेट। अच्छा, 8 बीट्स पर 8 बीट्स इन 2 सेकंड्स गिवन है। सवाल में क्या चाहिए था कि उन्होंने आपको बीट फ्रीक्वेंसी नहीं दी, उन्होंने आपको बताया कि 8 बीट्स इन 2 सेकंड है। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? बीट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 4 बीट्स पर सेकंड। अब अगर एक ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 300 है, तो मैंने रूल क्या बताया था? एक दफा बीट फ्रीक्वेंसी ऐड करें, एक दफा सब्ट्रैक्ट करें। तो एक आंसर आएगा 304 और एक आंसर आएगा 296। तभी ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। War Punter is available on laptop. Yeah. जी साइमन, साइमन कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर। सर क्वाड्रुप्लेट्स का क्या मतलब है? क्वाड्रुपल का मतलब 4 टाइम्स होता है। 1/4 या 4 टाइम्स? 4 टाइम्स। क्वाड्रुपल का one- मतलब जो है वो तो 1/4 हो गया, वो तो क्वार्टर है। ओके सर, थैंक यू। अगर किसी के भी ध्यान में कोई भी कंफ्यूजन है प्रीवियस लेक्चर से मुताल्लिक या टेस्ट से मुताल्लिक, फील फ्री टू आस्क। Just tell you the note of it. Now listen to me. जी हसन, सर ये एमसीक्यू नंबर 44 में करेक्ट ऑप्शन 1, 3 एंड 4 बताया जा रहा है, उसमें मुझे थर्ड स्टेटमेंट का पूछना था। स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इज द सेम। स्पीड देख, बिल्कुल, क्योंकि दोनों वेव आइडेंटिकल होती है ना, जो लेफ्ट टू राइट जा रही है वो और जो राइट टू लेफ्ट जा रही है वो, दोनों आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो दोनों की स्पीड सेम होती है और जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसकी स्पीड भी वही होती है। ठीक है, ओके। हाँ सना इजाज मेरे ख्याल से कुछ पूछना। जी सना। सर बुक में लिखा हुआ है कि पावर जो है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन आपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, आप जो है वो पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव की बात कर रहे हैं? जी। अच्छा, एक काम करेंगे, जहाँ पे जुमला लिखा हुआ है ना उसका इमेज मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मेरे ध्यान में एग्जैक्टली नहीं, आपने उस टाइम पे क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में किया, मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में जवाब दिया ना, तो बेहतर ये होगा कि मैं वो देख लूंगा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक, ओके सर, थैंक यू।
क्योंकि मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है, E इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, और पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम हुआ करती है। बहरहाल, अच्छा, अब एक क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से कहा था कि मुझे याद दिला दिएगा, मैंने सॉल्व करवाना है। अगर बुक आपके पास मौजूद है तो आपकी बुक में जो है ना प्रॉब्लम नंबर 6 हो गई है। अगर आप लोग के पास बुक मौजूद नहीं है तो मैं क्वेश्चन आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही है, फर्स्ट ईयर में भी जो है वो एमसीक्यूज में आ जाता था। ओके, क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। आपने ये करना है कि सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो एक आध छोटी बात बतानी है, तो वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। मैं क्वेश्चन को जो है वो नोट्स में ही अटैच कर देता हूँ। May you please listen my note? Could you please listen my note, please? Baba, I took calendar note. Listen my note, Baba. Could you listen my note? May you please listen my note, please? Can you try to listen my note? ओके, आप में से कोई किसी रिजल्ट तक पहुंचा?
जी सोनिया। सर 2.87 आंसर आ रहा है। 2.87 आंसर आ रहा है। ठीक, आपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, विदाउट कैलकुलेटर किया? सर विदाउट कैलकुलेटर। अगर विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आप सारे एक काम ये करने से सामने देख लें। देखिए, इस क्वेश्चन को जब आप फर्स्ट ईयर में सॉल्व किया करते थे तो इसे सॉल्व करने का हम तरीका क्या इस्तेमाल करते थे? हम ये कहते थे कि क्वेश्चन में आपको एक फ्रीक्वेंसी गिवन है, दो टेम्परेचर्स गिवन थे, तो पहले आप निकालते थे स्पीड एट टेम्परेचर। सो एक स्पीड निकलेगी 27 पे, कैसे? V0 टाइम्स T ओवर 273। ठीक, और इसके अंदर V0 की वैल्यू अब वो बुक में 332 है तो 332 ले लें, 334 है 334 ले लें, जो भी वैल्यू आपके पास जो है वो मौजूद है, आपने वो वैल्यू जो है वो यूज करनी होगी, पहली बात। दूसरी बात, टेम्परेचर हमेशा जो है वो केल्विन में पुट किया जाएगा, और केल्विन में पुट करने का मतलब यह है कि अगर 27 था तो क्या बन जाएगा? 300 ओवर 273। ठीक, इसे सॉल्व कर लेंगे, आपके पास एक स्पीड आ जाएगी। फिर आपको निकालनी होगी स्पीड है 10। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जो बात समझाना चाह रहा हूँ क्या है, देखिए फिजिक्स में जब भी बात की जाती है फ्रैक्शनल चेंज की या परसेंट चेंज की, तो रूल हमारे पास क्या होता है? चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल। ये फ्रैक्शनल चेंज है। अगर इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? परसेंट चेंज बन जाएगा। ठीक, ये आपके पास क्या बन जाएगा? परसेंट चेंज बन जाएगा। अब अगर मुझे डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा चाहिए, देखिए जब हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो हम यूजुअली तरीका इस्तेमाल करते थे V इक्वल एफ लैम्डा। हमें V मालूम है, हमें F मालूम है, हम क्या निकालते थे? लैम्डा। तो आप दोनों लैम्डा निकालते थे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 फॉर्मूले में पुट करते थे, आंसर निकालते थे। यहाँ पर एक चीज सीख लें, देखिए जब मुझे चेंज इन वेवलेंथ चाहिए तो मैं कहूंगा फाइनल वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ ओवर इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। और जब आप यहाँ पर लैम्डा 2 लिखेंगे तो ये बनना चाहिए V2 ओवर F माइनस V1 ओवर F ओवर V1 ओवर F। आप गौर करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को जो है वो कैंसिल हो जाना है। तो जो हमारे पास अल्टीमेट फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा V2 माइनस V1 ओवर V1 इंटू 100। बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि जो परसेंट चेंज इन वेवलेंथ होता है वो परसेंट चेंज इन स्पीड के भी बराबर होता है, क्योंकि परसेंट चेंज का कोई यूनिट तो नहीं होता। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर एक वेवलेंथ एक स्पीड है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? जब आप परसेंट चेंज की बात करेंगे, जो परसेंट चेंज इन वेवलेंथ है और जो परसेंट चेंज इन स्पीड है वो बराबर होता है। अच्छा, एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्योंकि मेरे पास टाइम जो है ना वो बड़ा लिमिटेड होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं तो अपने एक्चुअल स्केड्यूल से कोई 3 लेक्चर पीछे चल रहा हूँ, यानी मैं स्लो हूँ। फिर भी अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि सर किसी टॉपिक में हमें थोड़ी सी ज्यादा जो है वो डिटेल या डेप्थ की नीड है, तो ज्यादा बेहतर ये होगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे बता दिया करें कि सर इस चीज को फर्दर एलोबरेट कर दें। ठीक, ताकि आपको बाद में जो है वो किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ठीक, अच्छा, अगर किसी और के जहन में कोई और कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको जो है वो फिर एक छोटी सी बात बतानी है और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जी अम्मा। सर ये वैल्यूज अगर कैलकुलेट के लिए सॉल्व कैसे होंगे? अंडर रूट 300 अपॉन 73 तो बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे सर। हाँ देखिए, पहली बात तो ये कि अगर ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ जाता है
तो इतनी वो फिर वैल्यूज ऐसी देंगे कि जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मेरा अपना ख्याल है। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है 300/273, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आंसर मेरे पास आएगा वो 1 से जो है वो बड़ा ही आना है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरेटर में और डिनोमिनेटर में जो है वो कोई बहुत ज्यादा जो है वो फर्क नहीं है, तो मैं उसे अप्रोक्सीमेटली 1.1 जो है वो मान सकता हूँ। इसके बरखिलाफ जब आप 10 डिग्री लेंगे तो वो बन जाएगा आपके पास 283, तो वो बनेगा 283/273, जिसको मैं टेक्निकली 1 मान सकता हूँ। मेरा मानना ये है कि आप इसको 0.1 के डिफरेंस से सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर सही आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? थोड़ा बहुत है सर। देखें, मैं लिख देता हूँ। अगर आप इस फैक्टर को देखेंगे ना, जिसको मैंने कहा हुआ है 332/300/273, ठीक है, अगर ये 273/273 होता तो मेरे पास आंसर जो है वो एग्जैक्टली 1 आता। ये 300 है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ ये 1 से थोड़ा बड़ा आएगा, यानी 1 से बड़ा आने का मतलब है कि मैं इसको जो है वो 1.1 मान लूं, ठीक है। अब ये देखें, ये वो अप्रोक्सीमेशन है जो प्रैक्टिस से ही आपके पास आनी है, इसके लिए ना वो प्रैक्टिस की नीड है। इसके बरखिलाफ अगर आप दूसरा नंबर देखेंगे तो आपके पास क्या होगा, 283/273, जिसका आंसर ऑलमोस्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और दूसरी बात, अगर एग्जाम में उन्होंने एमसीक्यू देना है तो फिर वो आपको ऐसे टेम्परेचर्स और ऐसी वैल्यूज देंगे कि जिनको आप बगैर कैलकुलेटर के आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी कहना। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल अपलोड करवाए जा सकते हैं। सर आप प्लीज इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड करवा दें, क्योंकि चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। ठीक, तो अभी हमने समझना थोड़ी है, मैं तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाता हूँ कि मैंने जो है वो आपको याद दिलाना है, क्योंकि अगर समझाने पाएंगे हाँ तो वो तो आपको शायद याद हो कि चैप्टर 8 जब आपने थ्योरी में पढ़ा होगा ना, तो कम से कम महीने 1.5 महीने तो आराम से चैप्टर 8 पढ़ा होगा। जी सर, हम इसको जो है वो बिल्कुल जो है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अब जरा एक छोटी सी बात, अभी किसी ने जो है वो मैं नाम भूल गया उनका, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था फ्रीक्वेंसी के हवाले से। देखिए, जो पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने वही कहा था ना कि वो सवाल किस कॉन्टेक्स्ट में होता है तो फिर हमें जवाब उसी कॉन्टेक्स्ट में देना जो है वो आसान हो जाता है। क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक है मैकेनिकल वेव के हवाले से। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो हमने कहा था कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं जब वो एनर्जी ट्रांसफर करती हैं तो आपके पास उस एनर्जी में बहुत सारी जो है वो टर्मिनोलॉजीज थी। मैंने जो है वो शायद फॉर्मूला जो है वो लास्ट सेशन में लिखा हुआ था 1/2 म्यू टाइम वी ओमेगा स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर, जहाँ पे म्यू का मतलब लीनियर डेंसिटी था, वी का मतलब लीनियर स्पीड था। अच्छा, ये जो ओमेगा है ना, ये एंगुलर स्पीड है, और हमें याद है कि हम इस ओमेगा को रिप्लेस कर सकते थे किससे, 2πf से। तो इस f के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो वो जो उनका ख्याल था कि सर पावर जो है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैकेनिकल वेव्स के लिए, यानी वो वेव जो स्ट्रिंग में बन रही हैं, वहां पर पावर जो है वो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो मेरे लास्ट टाइम वाले को जो है वो रेक्टिफाई कर लीजिएगा, पावर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ओमेगा के ऊपर जो है वो स्क्वायर लगा हुआ है। अच्छा, अब अगर किसी प्रीवियस से मुतालिक किसी के में कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब हम जो है वो जो सिलसिला लास्ट टाइम शुरू किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात देखें, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तो मुझे तो अब कभी का ये फील होता है कि मैं थोड़ी सी ज्यादा डिटेल बता देता हूँ, हमें तो पिन पॉइंट रहना चाहिए।
लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को लगता है नहीं सर हमें और डिटेल चाहिए, जिस टॉपिक में चाहिए वो बता देगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जितने चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ वो थोड़े से ऐसे हैं कि जिनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे चैप्टर 8 था और अब जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो चैप्टर नंबर 9, उसमें आपको जो है वो बिल्कुल प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। देखिए चैप्टर नंबर 9 के हवाले से मैंने लास्ट टाइम आपको 8 नाम बताए थे कि रिफ्लेक्शन है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, शैडो फॉर्मेशन, पोलराइजेशन, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हमें आज करना क्या है, जब आप बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट की, तो नेचर ऑफ लाइट से मुराद ये है कि लाइट पार्टिकल है या लाइट वेव है। तो अब इससे मुतालिक हमारे पास जो है वो डिफरेंट थ्योरीज हैं जो कुछ रिमार्केबल हैं, जिनको बहुत ज्यादा फजाई मिली, हम उनको जो है वो पहले डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम शुरू करें न्यूटन से, तो जो सबसे पहला आइडिया था वो कहलाता था क्या, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। अच्छा, न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है वो टाइनी पार्टिकल पर मुश्तमिल है। पार्टिकल का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया, जिन पार्टिकल को न्यूटन ने नाम दिया था किसका, कार्पस्कल्स का। अच्छा, ये जो कार्पस्कल्स थे, क्योंकि पार्टिकल की टेंडेंसी होती है कि पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो जो कार्पस्कल थे दे ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। और न्यूटन ने इस बात को साबित करने के लिए क्या एग्जाम्पल दी, उसने एग्जाम्पल दी शेडो फॉर्मेशन की। देखिए अगर किसी के जहन में है कि शेडो बनता कैसे है, तो आप ये कहते थे कि हमारे पास एक लाइट सोर्स मौजूद है जो हर डायरेक्शन में लाइट इमिट करेगी। हमने इस लाइट सोर्स के रास्ते में कोई कॉइन रखा और यहाँ पर पीछे एक सरफेस मौजूद है। अब होना ये चाहिए कि वो तमाम लाइट रेस, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो मुझे सरफेस का ये हिस्सा भी इल्यूमिनेटेड नजर आएगा, ये वाला हिस्सा भी इल्यूमिनेटेड यानी रोशन नजर आएगा। लेकिन वो हिस्सा जो कॉइन के बिल्कुल बैक साइड पर है, वहां पर कोई लाइट नहीं पहुंचेगी, तो मुझे एक डार्क शेडो मिलेगा। तो न्यूटन ने कहा कि शेडो फॉर्मेशन इस बात की गारंटी है कि लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? अगर लाइट स्ट्रेट ट्रेवल नहीं करती तो वो डिफ्रैक्शन करती। डिफ्रैक्शन का मतलब है स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, जिसके लिए हम एक लूज टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं, बैंडिंग ऑफ लाइट। अगर लाइट बैंड होती तो देखिए क्या होता, लाइट बैंड होती तो कुछ इस तरह की सूरत हाल बनती जो डॉटेड है, और जो शेडो बनता, उस शेडो का सेंटर पोर्शन मुझे ब्राइट नजर आता, क्योंकि सेंटर पे लाइट पहुंच रही होती। न्यूटन ने कहा कि जो शेडो हमारे पास बनता है, वो शेडो जो है वो एक कंप्लीटली डार्क शेडो है। न्यूटन ने कहा कि जो शेडो हमारे पास है, वो शेडो जो है वो एक कंप्लीटली डार्क शेडो है। ठीक, और डार्क शेडो का मतलब है डिफ्रैक्शन नहीं हो रही। अगर डिफ्रैक्शन नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि लाइट वेव नहीं बल्कि लाइट पार्टिकल है। तो जो पहली बात न्यूटन ने अज्यूम की वो ये कि लाइट फॉर्म्स शैडो, तो लाइट इज पार्टिकल इन नेचर। पार्टिकल को उसने नाम दिया कार्पस्कल का। अच्छा, पार्टिकल के अंदर रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन भी होती है। रिफ्लेक्शन का मतलब है आप बॉल को दीवार पे मारेंगे, टकरा के वापस आ जाएगी। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग। कभी मौका मिले तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, करके देखिएगा। एक रैम्प बनाइएगा, रैम्प का मतलब है इंक्लाइंड सरफेस, और एक बॉल को ऐसे ड्रॉप करिएगा कि वो टूवर्ड्स नॉर्मल आए, तो आपको फील होगा कि वो स्पीड अप हो रही है। क्यों? क्योंकि वो डब्ल्यू साइन थीटा वाला इंपैक्ट है, वेट का इंपैक्ट है। और एक दफा बॉल को ऐसे थ्रो करें कि वो नॉर्मल से अवे जाए, तो आपको वो स्लो डाउन होती हुई नजर आएगी। पार्टिकल में जब रिफ्रैक्शन होती है तो इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब वो टूवर्ड्स नॉर्मल जाता है पार्टिकल, तो वो स्पीड अप होता है, और जब वो अवे जाता है तो वो स्लो डाउन होता है। अब न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल माना, तो न्यूटन ने क्या कहा कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी, तो डेंसर मीडियम में क्योंकि लाइट बैंड होती है टूवर्ड्स नॉर्मल, तो इसे स्पीड अप होना चाहिए। ठीक, और अगर लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर ये जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है तो इसको जो है वो स्लो डाउन हो जाना चाहिए। ठीक, पहली बात। तो अब न्यूटन ने न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अंदर दो बातें कही हुई हैं।
लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल विल ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मैट्रिक्स आपको याद होगा, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, पहली बात। दूसरी बात, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो ये जो है वो स्पीड अप हो जाया करती है, ठीक। तो न्यूटन ने कहा कि V डेंसर इज ग्रेटर देन V रेयर। बाद में एक साइंटिस्ट था फौकॉल्ट जिसने मैथमेटिकली इस बात को गलत साबित किया कि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर में ज्यादा है और रेयर में कम है, और हमारी कॉमन सेंस भी कहती है कि रेयर में स्पीड को ज्यादा होना चाहिए, डेंसर में कम होना चाहिए। न्यूटन की थ्योरी के, अच्छा न्यूटन की थ्योरी रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर रही है, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रही है, शैडो फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन ये थ्योरी जो है वो किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को। अब न्यूटन के बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जो है वो कॉमन हुआ वो था हाइजन का, हाइजेंस वेव थ्योरी। अच्छा, हाइजन ने कहा कि लाइट इज वेव इन नेचर, और अगर लाइट वेव है तो उस वक्त तक तमाम वेव जो है वो मैकेनिकल इन नेचर होती थी, जिन्हें ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड है। तो हाइजन ने कहा कि हमारे पास सन है, हमारे पास अर्थ है, सन और अर्थ के दरमियान का जितना भी रीजन हमारे पास है, इस रीजन में एक मीडियम मौजूद है, जिस मीडियम का नाम हाइजन ने रखा है एथर। बाद में पता चला कि एथर नामी जो है वो कोई चीज नहीं होती, तो हाइजन का जो प्रिंसिपल था वो फेल हुआ। अच्छा, क्योंकि हाइजन ने लाइट को वेव माना है तो ये इंटरफेरेंस को भी सक्सेसफुली डिस्क्राइब कर देगा, और ये जो है वो डिफ्रैक्शन को भी डिस्क्राइब करेगा, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी कर देगा। यानी हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी जो है वो किस फिनोमेना को जो है वो प्रूफ करती है, वेरीफाई करती है, और किसको नहीं करती। अच्छा, हाइजन के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया मैक्सवेल ने। अच्छा, मैक्सवेल ने हाइजन के आइडिया को जो है वो सपोर्ट किया। मैक्सवेल ने कहा कि लाइट इज वेव इन नेचर, लेकिन उसने वेव के लिए एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट की अगर आप बात करेंगे तो मैक्सवेल ने कहा कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ऐसी वेव्स हैं जिनके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल है और एक मैग्नेटिक है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए, अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ये है, दो जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, कुछ इस तरीके से, इन दोनों में 90 एंगल है। वेव हमेशा इनके परपेंडिकुलरली ट्रेवल करती है, तो अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलरली बनाना चाहूं तो वो परपेंडिकुलर कुछ इस तरह बना देते हैं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव। तो मैक्सवेल ने कहा कि लाइट इज वेव इन नेचर बट इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक। मैक्सवेल ने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर माना। तो जो हाइजन के ऊपर ऑब्जेक्शन था इथर वाला, वो खुद ब खुद जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं होती। मैक्सवेल के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था वो आपने पढ़ी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक नाम आपके जहनों में होगा। मैक्स प्लैंक ने लाइट को माना है पैकेट ऑफ एनर्जी, वो जो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट था कि जब एनर्जी एमिट होगी या जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो एक सर्टेन अमाउंट में ट्रांसफर होगी, जिसको आप क्वांटाइजेशन का आइडिया दिया करते थे। जब क्वांटम थ्योरी आई तो आपने क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और कॉम्पटन इफेक्ट को जो है वो बड़ा कामयाबी से जो है वो एक्सप्लेन किया। इन द एंड साइंटिस्ट इस कंसेंसस पे पहुंचे कि जो नेचर ऑफ लाइट है वो बेसिकली मैटर ऑफ परसेप्शन है। आप लाइट को जिस नजरिए से देखेंगे वो आपको वैसी नजर आएगी। अगर आज कोई इंटरफेरेंस पड़ता है, डिफ्रैक्शन पड़ता है, तो वो लाइट को वेव मानेगा। अगर आज किसी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ना है, तो वो लाइट को पार्टिकल मानेगा। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक अच्छी एग्जांपल हो सकती है आइडिया समझने के लिए कि हर्ट्ज वो साइंटिस्ट था जिसने फिनोमेना डिस्कवर किया, लेकिन हर्ट्ज ने लाइट को वेव माना। तो उसकी थ्योरी में और उसके जो रिजल्ट्स थे
उनमें सिमिलैरिटी नहीं थी, फर्क था। आइंस्टाइन ने लाइट को पार्टिकल मानते हुए वो 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, क्वांटम थ्योरी इस्तेमाल किया, उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली डिस्क्राइब कर दिया। तो अब ये बात जो है वो सब मानते हैं कि नेचर ऑफ लाइट इज बेसिकली मैटर ऑफ परसेप्शन। अच्छा, यही जुमला जो ना पार्टिकल के लिए भी, आप तो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ के आए, जहां पर आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ा, जहां पर आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ी, वहां पर आपने एक चीज सीखी कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इन नेचर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन, वो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट शायद आपके जहनों में हो कि डेविसन जर्मर ने इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन स्टडी की। डिफ्रैक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव एक्चुअली। तो उन्होंने वो जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था उसको एक सपोर्ट मिल गई। तो अब मॉडर्न फिजिक्स में तो पार्टिकल और वेव नेचर में कोई फर्क ही नहीं है, ठीक, लेकिन हमें थ्योरीज मालूम होनी चाहिए, इनके सारे मतलब जो है वो मालूम होने चाहिए। जी हाँ, अंजा मेरे ख्याल से कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी अंजा। सर ये जो न्यूटन की थ्योरी आप दोबारा बता दें, नेट इशू आ गया था। अच्छा, मैंने न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के लिए कहा था कि न्यूटन ने कहा है कि लाइट जो है वो टाइनी पार्टिकल में मुश्तमिल है, जिनका नाम हमने कॉर्पस्कुलर रखा है। दे ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट जाने की वजह से वो शेडो बना लेते हैं। अगर लाइट स्ट्रेट नहीं जाती तो शेडो का सेंटर डार्क नहीं होता, ब्राइट होता, बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। फिर न्यूटन ने कहा कि जो स्पीड ऑफ लाइट डेंसर में होती है वो रेयर से ज्यादा होती है। जुमला गलत था, ठीक। अच्छा, अब अगर हम जो है, क्योंकि अब इस चैप्टर में हम जितनी बातें करेंगे वो सारी की सारी जो है वो लाइट की वेव नेचर से मुताल्लिक होगी। तो अगर आप लाइट की वेव नेचर को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले एक टॉपिक है जिसे हम नाम देते थे हाइजेंस वेव प्रिंसिपल, इसका जिक्र कर लेते हैं। हाइजेंस वेव प्रिंसिपल। देखिए, अब हाइजेन वेव प्रिंसिपल कहता क्या है। हाइजेन वेव प्रिंसिपल के अंदर हमारे पास दो पोस्टुलेट्स थे, और वो दो पोस्टुलेट हमारे पास क्या कहते हैं कि एवरी वेव फ्रंट और every point on a wavefront act as a source for secondary spherical wavelet। क्या मतलब है? देखिए, जब वेव ट्रेवल करती है, ये सोर्स है, तो वेव ट्रेवल कैसे करती है, मैकेनिज्म आपके जो है वो जहनों में होना चाहिए कि क्या होगा, एक सरफेस बनेगी। ये सरफेस बनती कैसे है? आपने इन पॉइंट्स को डिस्टर्ब किया था, ये पॉइंट्स अपने नेबरिंग पॉइंट्स को जो है वो डिस्टर्ब करेंगे। अगर मैं एक सरफेस बना दूं जो इन पॉइंट से गुजरी, तो इसी सरफेस को हम वेव फ्रंट का नाम देते हैं। अब क्या होगा, ये अपने नेबरिंग को डिस्टर्ब करेंगे, वेव इस तरह ट्रेवल करेगी, ये वेव फ्रंट्स कहलाते हैं। ये वेव फ्रंट जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, आपके पास जो स्फेरिकल है सरफेस है वो बड़े से बड़े होती चली जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कोई बहुत दूर जाके इन्फिनिटी पे जाके कि आपको ये वेव फ्रंट इतने बड़े बड़े बन रहे होंगे कि जब आप इनके छोटे पोर्शन को कंसिडर करेंगे तो वो छोटा पोर्शन आपको प्लेन नजर आने लगेगा। तो हमने वेव फ्रंट दो तरह के पढ़े, या तो वेव फ्रंट आपके पास स्फेरिकल होता है, या वेव फ्रंट आपके पास जो है वो प्लेन वेव फ्रंट होता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब है कर्व, प्लेन वेव फ्रंट का मतलब है वो वेव फ्रंट आपको प्लेन सरफेसेस नजर आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, वेव हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलरली ट्रेवल करती है। परपेंडिकुलरली का मतलब यह है कि जब आपसे कहा जाए कि आप वेव बनाइए, रे बनाइए, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि सर एक कर्व पर अगर आपने रे बनानी है तो आपको पहले टेंजेंट बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इन पॉइंट्स पर रे बनानी है तो मैं पहले यहां पर टेंजेंट्स बनाऊंगा और फिर रे ड्रॉ करूंगा। अगर मुझसे कहा जाए कि यहां पर रे बनाए तो पहले मैं टेंजेंट बनाऊंगा फिर मैं रे बनाऊंगा। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि रे हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलरली ट्रेवल करती है। अब अगर आपके पास वेव फ्रंट स्फेरिकल है तो शायद आप इसे रिलेट कर पाए। चैप्टर नंबर 10 हमने अभी फिलहाल रिव्यू नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बच्चे जिनके जहनों में चैप्टर 10 है उनके जहन में दो पॉइंट जरूर होंगे। देखिए, चैप्टर 10 में
जब आप रे डायग्राम बनाने के लिए ऑब्जेक्ट बनाते थे तो आप रेस ऐसी बनाते थे, एक ऐसे जा रही होती थी, एक ऐसे जा रही होती थी। क्यों? क्योंकि आप ये मानते थे कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लेंस इज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है कि जो वेव फ्रंट होंगे दोज वेव फ्रंट विल बी स्फेरिकल, और स्फेरिकल वेव फ्रंट में जब भी रे बनाएंगे वो रे आपको हमेशा डाइवर्जिंग नजर आएंगी। इसके बरखिलाफ आप एक केस पढ़ते थे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो वहां पर रेज हमेशा एक दूसरे के पैरेलल बना दी जाती थी। क्यों? इंफिनिटी का मतलब है कि जो वेव फ्रंट होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, प्लेन हो जाएंगे, तो उनपे जब आप परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो परपेंडिकुलर आपके पास जो है वो कुछ इस तरह की पैरेलल लाइंस बनेंगी। तो पहली चीज, वेव ट्रेवल करेगी, वेव फ्रंट बनाएगी। वेव फ्रंट आपके पास दो तरह के होंगे, एक स्फेरिकल होगा, एक प्लेन होगा। वेव हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलरली ट्रेवल करती है, ये बात मालूम होनी चाहिए। अब जरा अगर ये वेव फ्रंट का आइडिया कुछ थोड़ा सा जो है वो आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो जरा हाइजन वेव प्रिंसिपल पे आए तो देखिए होता क्या है। ये रही सोर्स, इस सोर्स ने एक वेव फ्रंट बनाया, लेट्स से वो वेव फ्रंट ये रहा। अब इस वेव फ्रंट के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स ये रहे 1 2 3 4। अब हाइजन कहता क्या था? Every point on a wavefront act as a source for secondary spherical wavelet। क्या मतलब है? इसको सेंटर मानिए, एक नया वेव फ्रंट बनाइए, इसको सेंटर मानिए, एक नया वेव फ्रंट बनाइए, इसको सेंटर मानिए, एक नया वेव फ्रंट बनाइए, इसको सेंटर मानिए, एक नया वेव फ्रंट बनाइए। ठीक, इन तमाम वेव फ्रंट पे अब अगर मैं टेंजेंट बनाने जाऊंगा ना तो ये सब बहुत करीब होते हैं, ये ओवरलैप हो रहे होंगे, मैं समझाने के लिए इन्हें दूर दूर बना रहा हूं। जब आप टेंजेंट बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ इस तरह की सरफेस वापस मिल जाएगी। तो ये जो ऑरेंज लाइन बनी है ना, ये वेव फ्रंट कहलाती है। ये जो रेड में आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, ये सेकेंडरी वेव लेट्स कहलाते हैं। तो हाइजन ने क्या कहा है? एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट। ठीक, पहली बात, अगर आपने रे ऑफ लाइट बनानी है तो रे ऑफ लाइट का उसूल मैं बता चुका हूं कि वो परपेंडिकुलरली बनेगी। नया वेव फ्रंट कैसे बनेगा? आप इन पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, वो टेंजेंट्स ज्वाइन होंगे, आपको एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। ये जो हाइजन की वाली डेफिनेशन है ना वेवलेट वाली, अगर आप डिफ्रैक्शन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझना चाहें कभी, तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपको बड़ा हेल्प करेगी। हम जब डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे मैं इस डायग्राम को दोबारा रेफर करूंगा, लेकिन ये प्रिंसिपल हमें याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नॉर्मली हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो हम ये वेवलेट वाली बात इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते। हो सकता है आपने पढ़ी भी हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ी थी तो अब याद रखिएगा, पहले से मालूम थी आपका एक रिवीजन हो जाएगा कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट। ठीक, अच्छा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ दो ही टॉपिक पढ़ने हैं, एक आपके पास है इंटरफेरेंस, एक है आपके पास डिफ्रैक्शन, और इन सब के लिए पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ये सारी वो डेफिनेशंस हैं जो हमारी फिंगर टिप्स पे होना जरूरी है। तो मेरा जो अगला सेशन होगा वो हम मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस पे ही रखेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो हम शायद उसकी कोई एप्लीकेशन भी पढ़ लें। दो बातें और मुझे बतानी, मैं बता दूं, फिर कुछ बच्चे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, मैं उनसे क्वेश्चन ले लूंगा। देखिए, जिस रूम में आप बैठे होंगे वहां पे एक से ज्यादा लाइट सोर्सेज हो सकती हैं। कितने दफा ऐसा होता है कि आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हुए जहां पर 10, 50, 20 लाइट सोर्सेज मौजूद हैं, और जहां पर मल्टीपल लाइट सोर्सेज होंगी दे विल श्योरली इंटरफेयर, और अगर वो कंस्ट्रक्टिव होगा तो ब्राइटनेस बढ़ती हुई नजर आएगी, वो डिस्ट्रक्टिव होगा ब्राइटनेस कम होती हुई नजर आएगी। तो हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्जर्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कभी लाइट को ऐसे इंटरफेयर करते हुए देखा नहीं। क्यों? लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। देखिए, साउंड का इंटरफेरेंस आपने सुना, हमने बीट्स का जिक्र किया, बीट्स इज बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। साउंड का डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना बड़ा आसान है। देखिए, कितनी दफा ऐसा होता है कि आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, आप सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, लेकिन रोड पे चलने वाली गाड़ी की आवाज को आप सुनते हैं। आप एक कमरे में होते हैं, आपको दूसरे कमरे की आवाज सुनाई देती है। ये सब की सब एग्जाम्पल है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव की, क्योंकि साउंड वेव की वेवलेंथ मीटर्स में हुआ करती है, लिहाजा उसको डिफ्रैक्ट करवाना बड़ा आसान है। उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, उसको उसके इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना बड़ा आसान है।
लेकिन अगर आप विजिबल लाइट की बात करेंगे ना, जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 पावर 14 हर्ट्ज में होगी और आप इसकी इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हमने लाइट सोर्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है। एक आपके पास होती है ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब है वो लाइट जो आपको एक बल्ब से मिल रही है या एक ट्यूबलाइट से या एनर्जी सेवर से या सनलाइट की आप बात कर लीजिए। एक होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। जब आप मोनोक्रोम इस्तेमाल करते हैं, मोनो मीन्स वन, मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स लाइट ऑफ सिंगल कलर, और लाइट ऑफ सिंगल कलर का मतलब होता है लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। तो सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट में क्या फर्क है। अच्छा, सिर्फ मोनोक्रोमेटिक ही नहीं, हमें एक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होता था। यानी यहां से आप ये कह सकते हैं हम बाकायदा चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट टॉपिक का जिक्र शुरू कर रहे हैं। वो है क्या? कोहेरेंट। आपने एक टर्म पढ़ रखी है, कोहेरेंट सोर्स। देखिए, कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है एक ऐसी सोर्स जिससे एमिट होने वाली लाइट वेव में कोहेरेंस पाई जाए। अब ये कोहेरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, कोई भी सरफेस जो लाइट एमिट करती है, वो लाइट एमिट करती है सिंपल फिनोमेना से, जिसे थर्मियोनिक इमिशन कहा जाता है। कि आज आप किसी चीज को हीट करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाएंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम तक एक्साइटेड में नहीं रहता, वो एनर्जी एमिट करेगा, वापस आएगा। शायद आपके जहन में वो लेजर वाला टॉपिक आ रहा हो कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन 10 पावर माइनस 8 सेकंड के लिए रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो वो एनर्जी वापस एमिट करेगा। जब वो एमिट करेगा तो वो फोटोन होगा। अगर वो विजिबल लाइट का फोटोन होगा तो आप ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ने लाइट जो है वो एमिट कर दी। अब किसी भी सब्सटेंस के अंदर बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन रैंडम होते हैं। जब वो तमाम के तमाम रैंडम होते हैं तो उन तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन भी रैंडम है। लिहाजा जो फोटोन इमिट होते होंगे वो रैंडम होते होंगे। इसके बरखिलाफ अगर आप एक ऐसा सिनेरियो बनाएं कि जिसमें आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स है, सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के अंदर वेट करते हैं 1 2 3 जंप, और एक साथ जो है वो हायर ऑर्बिट में क्या कर जाते हैं? जंप कर जाते हैं। अगर उन्होंने एक साथ जंप की तो वो एक साथ वापस आएंगे। जब वो एक साथ वापस आएंगे तो जो फोटोन इमिट होंगे वो एक साथ इमिट होंगे। अगर फोटोन एक साथ इमिट हुए तो ऐसी वेव को हम नाम देते हैं किसका? कोहेरेंट का। ठीक, इसमें वो एक फेज डिफरेंस वाली टर्मिनोलॉजी होती है, क्योंकि वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मैं कोई मुश्किल टर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो फिलहाल आइडिया सिंपल सा रखें। नेचर में मौजूद तमाम लाइट सोर्सेज नॉन कोहेरेंट होती हैं। नॉन कोहेरेंट का मतलब है जो फोटोन इमिट होते हैं वो रैंडमली इमिट होते हैं। कोहेरेंट का मतलब ये होता है या तो फोटोन एक साथ इमिट हो या कांस्टेंट डिफरेंस से इमिट हो। ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर आपने किसी वेपन की बात कर लें, आप किसी मशीन गन की बात करें, जब वो बुलेट फायर करती है तो एक रेगुलर इंटरवल पे करती है। आप ये समझ लें कि अगर आपके पास लाइट सोर्स ऐसी हो जाए कि वो फोटोन एक रेगुलर इंटरवल पे इमिट करे, तो आप ये कहेंगे कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट बन गया। अब लाइट सोर्स कोहेरेंट हो जाएगी। अगर आपने इंटरफेरेंस को करवाना है तो सिर्फ वेव चाहिए, लाइट वेव। अगर आपने इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना है तो विदाउट कोहेरेंट लाइट सोर्स यू वोंट बी एबल टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मैंने कोहेरेंस की सिर्फ डेफिनेशन आपको बता दी है। आज की क्लास में जो बातें हमने एक्चुअल में डिस्कस की, वो आपके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो आपके पास नेचर ऑफ लाइट की थ्योरीज हैं जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने दी। हम अपनी अगली क्लास जो है वो कोहेरेंस से स्टार्ट करेंगे। हाइजन वेव प्रिंसिपल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम होना चाहिए, इसके पोस्टुलेट मालूम होने चाहिए। एमसीक्यूज के लिए तो शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बहरहाल आना चाहिए। अगली क्लास हम कोहेरेंस से ही स्टार्ट करेंगे, इंटरफेरेंस से स्टार्ट करेंगे। साइमन कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं इनसे क्वेश्चन ले लूं, फिर हम अगली क्लास में ही जो है वो रिज्यूम करेंगे। हेलो।
जी सैमन हेलो, कुछ अस्सलाम। पूछना चाह रहे हैं? सर वाह आवाज आ इस्लाम। रही आवाज आ रही हाँ है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर पहले पूछना था कि ये जो हम लाइट का जिक्र कर रहे हैं, ये सिर्फ विजिबल लाइट की बात होगी या तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात होगी? अच्छा देखिए, जब मैं लाइट का इस्तेमाल करता हूँ ना, तो इससे मुराद मेरी जो है वो विजिबल लाइट हुआ करती है खाली, ठीक है? ओके सर, और इसके अलावा ये क्योंकि पूछना था कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करेंगे तो उसमें तो फिर वो एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव सभी आ जाती है ना, तो हम सिर्फ विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं। जी अगली। उनकी सर उनकी डुअल नेचर नहीं होती दूसरी रेज की? किसकी? दूसरी रेज जो है गामा रेज या एक्स रेज हो गई, उनकी डुअल नेचर नहीं होती? नहीं वो तो देखें, ये तो अभी हम सिर्फ नेचर ऑफ लाइट के हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है? सिर्फ नेचर ऑफ लाइट के हवाले से बात कर रहे हैं कि लाइट की नेचर में जो है वो ड्युअलिटी पाई जाती है। वैसे अब मॉडर्न फिजिक्स के अंदर तो ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर तो अब सिर्फ कहानी रह गई ना। अब तो आपके पास सब कुछ ही एक चीज है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप एनर्जी और मास के लिए भी आप कह देते हैं कि मास इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब ये कॉन्सेप्ट हमने सिर्फ लाइट के हवाले से फिलहाल पढ़ लिया कि ड्युअलिटी है। मेरा ख्याल है कि शायद मेरी आवाज जो है वो शायद आप लोगों को बीच में नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने मीटिंग जो है वो दोबारा स्टार्ट की है। तो अगली क्लास मैं कोहेरेंस से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक? ताकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो हम उस वक्त डिस्कस कर लेंगे, ठीक? नो आई विल रिज्यूम इन नेक्स्ट क्लास।